हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शेख इमरान और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है लिविंग वर्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बातों के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के लिए ये जो हायरार्ची टर्म है इसका मतलब क्या होता है। तो जो हायरार्ची टर्म होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन के लिए उसका मतलब क्या होता है यहाँ पर पूछा गया है। तो और कुछ नहीं, जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं तो उनको उनकी स्टडी को थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग लेवल्स में हम उन्हें कैटेगराइज कर देते हैं। उसी को हायरार्ची कहा जाता है। जैसे कि नॉर्मली जो अपर एकदम कॉमन जिसे हम कहेंगे लेवल जो होता है क्लासिफिकेशन का, जो टॉप लेवल ऑफ हायरार्ची है वो होता है किंगडम। इस तरह से सबसे पहला जो लेवल हो जाता है वो किंगडम बन जाता है। उसके बाद फाइलम, और ऐसे करते करते टोटल कुछ 7 ऐसे लेवल्स होते हैं क्लासिफिकेशन के, जिसके बॉटम में जीनस और स्पीसीज इस तरह के 2 लेवल्स रखते हैं लास्ट में क्लासिफिकेशन के। तो ये होता है हायरार्ची का सिस्टम जिसमें कि एनिमल्स के स्टडी को नॉर्मल करने के लिए, इजी करने के लिए एनिमल्स को अलग अलग लेवल्स में डिवाइड कर दिया जाता है। देन who invented binomial nomenclature, binomial system of nomenclature, किन्होंने इन्वेंट किया था binomial system of nomenclature, यहाँ पे पूछा गया है। तो बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सवाल आता है कि ये भाई टर्म क्या है, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर मतलब क्या, बायनॉमियल सिस्टम किसे कहते हैं। तो बायनॉमियल देखिए यहीं पर इसका जो मीनिंग है वो दिया गया है। बाय यानी के दो, दो नॉमिल यानी के नाम, दो नामों से मिलकर बनाया हुआ एक सिस्टम, उसे बायनॉमियल सिस्टम कहा जाता है नॉमेनक्लेचर का। एक्चुअल में होता क्या है कि एनिमल को 2 लेवल के नाम पर नाम दिया जाता है साइंटिफिक स्टडी के टाइम पे, इसे ही बायनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कहा जाता है। और इसको इन्वेंट किया था कार्ल लिनायस ने। ठीक है। देन जो थर्ड बात है वो है विच लेवल ऑफ हायरार्ची आर कंसिडर्ड व्हाइल राइटिंग द नेम इन बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, यानी कि कौन से लेवल के बारे में कंसिडर किया जाता है जब बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर वाले सिस्टम में किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को नाम दिया जाता है। तो यहीं पे हमने जो बताया था कि जो लोएस्ट लेवल होता है हायरार्ची का, जीनस और स्पेसीज, इन्हीं के इन्हीं के जो दो ये जो लेवल है इसी के हिसाब से वहां पर नॉमेनक्लेचर में नाम दिया जाता है। सबसे पहला नाम जीनस से लिया जाता है, उसी उसी ऑर्गेनिज्म के, और प्लस जो सेकंड नाम होता है वो उसके स्पेसीज का नाम होता है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो हम जो ह्यूमंस है हमें साइंटिफिक टर्म में होमो सेपियंस कहा जाता है। तो ये जो होमो है ये हमारा जीनस हो जाएगा, और ये जो सेपियंस होता है ये सेपियंस हमारा स्पेसीज कहलाया जाएगा। तो इस तरह से एनिमल के जब नॉमेनक्लेचर किए जाते हैं तब इस लेवल को कंसिडर किया जाता है, जीनस प्लस स्पेसीज। चलिए आगे पढ़ते हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अब यहाँ पर समझना पड़ेगा हमें कि एनिमल को क्लासिफाई तो किया जा रहा है अलग अलग लेवल में, लेकिन क्या जरूरत पड़ रही है इन एनिमल को क्लासिफाई करने की, इसी को समझना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन उतना भी नहीं, हम है ना समझा देंगे। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि हमारे दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स लगभग लाखों सालों से, हजारों सालों से रह रहे हैं। तो जब ये एनिमल्स इतने सालों से रह रहे हैं तो ये अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, सराउंडिंग के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत अडेप्ट करते आए हैं, और अपने सराउंडिंग के अडेप्ट मुताबिक कहेंगे या फिर जो भी उनकी बातें हैं, कौन कौन सी बातें हैं, तो अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिक रीजन्स, यानी कि वो जिस जगह पर रहते हैं उस जगह पे घुलने मिलने के लिए अपने आप को वो अडेप्ट कर लेते हैं। देन फूड इंजेशन, जिस तरह का वो खाना खाते हैं उसके हिसाब से वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं। देन डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट में रह रहा है तो उसे दूसरे ऑर्गेनिज्म से खतरा होता है, तो अपने आप को बचाने के लिए वो अपने बॉडी में कुछ डिफेंस मैकेनिज्म्स डेवलप कर लेता है। ये सारी चीजें अडेप्टेशन का ही एक हिस्सा है। अब ये जब अडेप्ट होते हैं एनिमल तो बहुत सारे डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म में। सेम स्पीसीज होगी लेकिन हमें उसमें अलग अलग जो अडेप्टेशन है वो देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि दुनिया में जो बायोडाइवर्सिटी मौजूद है, यानी कि
बायोडाइवर्सिटी किसे कहेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं, ना सिर्फ एनिमल ना सिर्फ प्लांट, बल्कि सारे के सारे एनिमल्स और सारे के सारे प्लांट को मिलाकर हमारा बायो जो हमारा लाइफ है, जो हमारे लिविंग बींग्स है, वो बने हुए। तो इन सारे डिफरेंसेस के साथ ये सारे जो ऑर्गेनिज्म, जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हमारे अर्थ पर रहते हैं, इनको एक साथ कहा जाए तो हम बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, यानी कि 2011 में जो सेंसस हुआ था, जनगणना जिसे कहेंगे, उसके मुताबिक अराउंड 87 मिलियन स्पेसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म आर फाउंड ऑन दिस अर्थ इंक्लूडिंग लैंड एंड सी। यानी कि 2011 में जो सेंसस हुआ था उसके मुताबिक 87 मिलियन स्पेसीज हमारे अर्थ पर मौजूद है, वो भी लैंड और सी, इन दोनों ही जगह का मिलाकर कहा जा रहा है। कितने सारे एनिमल्स हमारे अर्थ पर मौजूद है। अब इतने ज्यादा वैरायटी है एनिमल्स की हमारे अर्थ पे, तो इनकी स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल तो हो ही जाएगा। इसीलिए इन एनिमल्स को अलग अलग लेवल में क्लासिफाई किया जाता है, जिस वजह से इनकी स्टडी करना आसान हो जाएगा। 87 मिलियन कोई छोटी बात नहीं, अगर इसको हम लाख में कन्वर्ट करेंगे तो कितने होते हैं देख लीजिए। 87, ये इस तरह से हम लिखेंगे इसको, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 8 करोड़ 70 लाख कुछ स्पेसीज हमारे अर्थ पे अभी तक मौजूद है, और आज भी बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे स्पेसीज डिस्कवर किए जा रहे हैं। देन अभी जो प्रोसेस है ऑर्गेनिजम्स की, इसको ऑर्गेनिजम्स को जो प्रोसेस है जिसमें कि ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में या फिर कहेंगे सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एनिमल्स को अलग अलग लेवल्स में, अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग सब ग्रुप्स में डिवाइड करने की जो प्रोसेस है, इसे कहा जाता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये सारी चीजें बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन के बारे में है। अब कुछ हिस्ट्री में झांकते हुए कुछ बातें हम समझ लेते हैं कि क्या जरूरत थी, किसने शुरू किया था। जरूरत तो बता दी है हमने, लेकिन ये किसने शुरू किया था, कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया एनिमल्स की स्टडी को आसान बनाने के लिए। तो कार्ल लिनायस, इनके बारे में हमने बताया था कि जो कार्ल लिनायस है, यही थे जिन्होंने एनिमल्स को डिवाइड करने की जो स्टडी थी, यानी कि क्लासिफाई करने की स्टडी थी, इसको इन्वेंट किया था। तो बायोनोमेनोमेनक्लेचर इनका ही दिया हुआ है। इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, यानी कि एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए सबसे पहले जिन्होंने खोज की थी, जिन्होंने एक प्रपोजल रखा था, वो यही थे। तो इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। इन्होंने 1735 में लिविंग वर्ल्ड को, जितने भी लिविंग बींग्स इस दुनिया में मौजूद हैं, उन सबको 2 किंगडम्स में डिवाइड किया था। कौन से 2 किंगडम्स थे वो? वेजिटेबिलिया और एनिमिलिया, इस तरह से 2 किंगडम्स में उन्होंने डिवाइड किया था। देन उसके बाद हैकेल ने 1866 में कंसिडर किया कि 3 किंगडम हो गए। कौन से? प्रोटिस्टा, प्लांट और एनिमल्स। ठीक है, इस तरह से उन्होंने 3 किंगडम्स को कंसिडर किया था। देन in the year 1925 चैटन क्रिएटेड 2 ग्रुप्स। चैटन ने 2 ग्रुप्स बना दिए एनिमल्स के। कौन से? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। इस तरह से चैटन ने भी अपने मुताबिक एक क्लासिफिकेशन का वर्क इन्वेंट करके लोगों को दे दिया। देन उसके बाद 1938 में कोपलैंड ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 4 किंगडम्स में डिवाइड किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट्स और एनिमिलिया। तो हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो अपने अपने हिसाब से अलग अलग साइंटिस्ट ने जो हो सका उस तरह से अलग अलग आइडियाज दिए थे एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए। लेकिन कार्ल लिनायस, क्योंकि इन्होंने शुरुआत की थी, तो इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इन्होंने ही एनिमल्स की क्लासिफिकेशन की शुरुआत की थी। देन आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रॉबर्ट हार्डिंग विट्टाकर के बारे में। तो रॉबर्ट हार्डिंग विट्टाकर, इनका टाइम पीरियड, यानी कि ये जब पैदा हुए और दुनिया में गए, उनका सारा का सारा जो टाइम पीरियड है वो था 1920 से 1980। इस टाइम पर ये दुनिया में मौजूद थे। देन और ये एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट है। इन्होंने 1969 में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करने के लिए 5 ग्रुप्स बनाए थे। सो रॉबर्ट हार्डिंग विट्टाकर ने 1969 में एनिमल्स को डिवाइड करने के लिए 5 ग्रुप्स बनाए थे। लेकिन किस बेसिस पे उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था वो भी समझना जरूरी है। सो जो क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन का लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, वो क्या था? तो फर्स्ट क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। सो
कितना कॉम्प्लेक्स सेल है उस किसी एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, उसके मुताबिक इन्होंने सबसे पहले क्राइटेरिया दिया एनिमल को क्लासिफाई करने के लिए। अब कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर क्या होता है, हम सबको पता है कि सारे के सारे लिविंग बीइंग, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं सेल्स से, लेकिन सेल्स कितने कॉम्प्लेक्स है ये भी डिपेंड करता है। अब हमारे अर्थ पे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जिनके सेल्स बहुत ही सिंपल होंगे, उतने ज्यादा ऑर्गेनल सेल्स के अंदर, उतने ज्यादा कंपोनेंट सेल के अंदर मौजूद नहीं होंगे। तो इस हिसाब से सेल का स्ट्रक्चर कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, कितना सिंपल है, उसके हिसाब से इन्होंने एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया। कौन से दो ग्रुप्स थे, तो यहाँ पे चार्ट में आप देख सकते हैं, सबसे पहला ये जो ग्रुप है ये है प्रोकैरियोट्स और दूसरा जो था यूकैरियोट्स। यानी कि सिंपल सेल अगर होगा तो वो होंगे प्रोकैरियोट, अगर कॉम्प्लेक्स सेल होगा तो वो होंगे यूकैरियोट। इस तरह से इन्होंने सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया सेल के स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी के मुताबिक। देन जो सेकंड क्राइटेरिया इन्होंने दिया था वो था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब इसका मतलब क्या है, नहीं समझ में आ रहा, हम है ना बता देंगे। सो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स यानी कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स किससे बने हुए हैं भाई, सेल्स से बने हुए हैं। तो सेल से बने हुए हैं, तो क्या सभी ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे सेल से बने हुए हैं, नहीं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो सिर्फ सिंगल सेल से बने हुए हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो मल्टीपल सेल, लैक्स ऑफ सेल्स, लाखों सेल्स से बने हुए हैं। तो इस तरह से इन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को आगे रखा, जिसमें कि कोई एक ऑर्गेनिज्म कितने सेल्स से बना हुआ है वो यहाँ पे उन्होंने एक तरह से उसके मुताबिक एनिमल्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की थी। तो इसके लिए उन्होंने एनिमल को दो टाइप्स में, दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। इस तरह से यानी कि सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म और मल्टीपल सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म, इस तरह से यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, इस तरह के क्राइटेरिया उन्होंने दे दिया। देन उसके बारे में बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका क्या मतलब हुआ, अब न्यूट्रिशन यानी कि किसी एक ऑर्गेनिज्म को अपना न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, फूड कहाँ से मिलता है, उसके मुताबिक इन्होंने एक और यहाँ पर क्राइटेरिया दे दिया कि कोई ऑर्गेनिज्म अपना लाइफस्टाइल कैसे गुजार रहा है, क्या है उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि क्या वो ऑर्गेनिज्म बोला जाएगा कि ऑटोट्रॉफिक है, यानी कि ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक है क्या, क्या मतलब ऑटोट्रॉफिक का, यानी कि क्या वो ऑर्गेनिज्म खुद का फूड खुद बना रहा है। इसके मुताबिक उन्होंने सबसे पहला एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का क्राइटेरिया दे दिया। अब ऑटोट्रॉफिक का एग्जांपल लिया जाए तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट जो है वो खुद का फूड खुद बनाते हैं, तो ये क्या हो गए, ऑटोट्रॉफिक हो गए। देन दूसरा उन्होंने क्राइटेरिया दिया है कि सैप्रोफाइटिक है क्या भाई। अगर सैप्रोफाइटिक है इसका मतलब क्या है कि वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं, लेकिन किस तरह से, दूसरे ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिजम्स डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स पर डिपेंड करते हैं उन्हें सैप्रोफाइटिक कहा जाता है। जो ऑर्गेनिज्म मरे हुए एनिमल्स से, मरे हुए प्लांट्स से अपना न्यूट्रिशन हासिल कर रहे हैं उनको सैप्रोफाइटिक उन्होंने कह दिया कि ये एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएगा। इस तरह से भी हम एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकेंगे। देन जो उन्होंने थर्ड क्राइटेरिया दिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वो था हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक तो क्या कोई ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉफिक है, यानी कि क्या कोई ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है क्या। जैसे कि हम ह्यूमंस की बात करें तो हम हेटेरोट्रॉफिक है क्योंकि हम हमारे फूड के लिए किसी ना किसी एनिमल पर, किसी ना किसी प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। तो इस तरह के एनिमल्स जो अपने फूड के लिए किसी प्लांट, किसी एनिमल पर डिपेंड करते हैं उन्हें हेटेरोट्रॉफिक कहा जाता है और उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाएगा। देन उन्होंने थर्ड जो क्राइटेरिया, फोर्थ जो क्राइटेरिया दिया उन्होंने क्लासिफिकेशन का वो था लाइफस्टाइल, किस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहा है। अब यहाँ पर कोई फैशन की बात नहीं हो रही है, लाइफस्टाइल का मतलब है कि वो अपनी जिंदगी किस रोल में गुजार रहा है, क्या वो कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है या डिकम्पोजर है। इस तरह से जैसे कि यहाँ पर बताया गया ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ मतलब के फूड जो अपना फूड खुद बनाते हैं, अपना न्यूट्रिशन खुद से ही ऑब्टेन कर लेते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। और इनको एक और भी हम कहेंगे लाइफस्टाइल की अगर बात की जाए तो वो प्रोड्यूसर है, यानी कि वो फूड को बनाते हैं। तो जो फूड को बनाते हैं उन्हें प्रोड्यूसर कहा जाता है। तो ये एक लाइफस्टाइल हो गई। देन उसके बाद में कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर यानी कि जो बनाया हुआ फूड कंज्यूम कर लेते हैं उन्हें कंज्यूमर कहा जाता है। देन जो थर्ड क्राइटेरिया दिया गया वो था डीकम्पोजर, यानी कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म डीकम्पोजर, अगर कोई ऑर्गेनिज्म मर जाए तो उसको सड़ाने का, उसको डीकम्पोज करने का काम
ये डिकम्पोजर्स करेंगे। अब यहाँ पे प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉफ कहलाए जाएंगे, कंज्यूमर्स हेटेरोट्रॉफ कहलाए जाएंगे और डिकम्पोजर्स सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स कहलाए जाएंगे। तो ये तो बातें हो गई लाइफस्टाइल के बारे में। अब इनका जो लास्ट क्राइटेरिया था, जो फिफ्थ क्राइटेरिया था, वो था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। यानी कि दुनिया में कहा जाता है कि एनिमल्स इवॉल्व होते आए। अब जैसे कि कहते हैं कि जो मंकीज है वो ह्यूमंस के पूर्वज है, एंसेस्टर्स है। तो किसी ना किसी तरह से हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसी को फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहा जाता है, जिसका एक क्राइटेरिया रखा गया जब हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं उस वक्त में। जैसे कि ह्यूमंस होमोसेपियंस कहलाए जाते हैं, यानी कि हमारा जो जीनस है वो हो गया होमो, लेकिन हमारी स्पीसीज जो है वो सैपियंस है, सैपियंस, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे अगर मंकीज की बात की जाए तो मंकीज का जीनस तो सेम आ जाएगा, मंकीज यानी कि चिंपांजीज की बात करेंगे तो यहाँ पे उनका जीनस तो सेम आ जाएगा होमो, लेकिन स्पेसीज सैपियन नहीं होगी, उनकी स्पेसीज अलग होगी। गोरिल्ला का भी सेम ऐसे ही होगा। तो हम लोग जीनस हमारा सेम है लेकिन स्पेसीज अलग है। तो यहाँ पे एक फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हुए इंसानों का रिश्ता कहीं ना कहीं चिंपांजी से जोड़ा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो चीज हम पढ़ने वाले हैं वो है, सबसे पहला जो किंगडम था, किंगडम मोनेरा, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो किंगडम मोनेरा के बारे में अगर बात की जाए तो ये एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक क्राइटेरिया है, एक किंगडम है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। हम इन्हें ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं? ये ऑर्गेनिजम्स, मोनेरा के जो ऑर्गेनिजम्स है, ये आपको कर्ड में या फिर बटर मिल्क में ये आपको देखने को मिलेंगे। कैसे हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको एक ग्लास स्लाइड प्रिपेयर करनी है, उस पर आपको 1 ड्रॉप ऑफ कर्ड ले लेना है, उसके ऊपर एक कवर स्लिप रख देनी है, फिर उसे ऑब्जर्व करना है आपको माइक्रोस्कोप के अंदर। वहां पे आपको दिखाई देंगे कुछ मूविंग स्मॉल रॉड लाइक माइक्रोब्स, जिन्हें के लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया कहा जाता है। जब आप उस कर्ड को, उस दही को ऑब्जर्व करोगे माइक्रोस्कोप में तो आपको कुछ हलते हुए, कुछ मूवमेंट वहां पे दिखाई देगी, कुछ रॉड लाइक माइक्रोब्स आपको वहां पे दिखाई देंगे। उन्हें लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया कहा जाता है और ये बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सारे के सारे बैक्टीरियाज, ब्लू ग्रीन अलगी और सारे के सारे बैक्टीरियाज और ब्लू ग्रीन अलगी, ये सभी चीजें किंगडम मोनेरा से बिलोंग करती है, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या क्या खास बातें होती है किंगडम मोनेरा की? तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि सिंगल सेल से बने हुए होते हैं ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स। देन दूसरी चीज, मे बी ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक, या तो ये ऑटोट्रॉफिक होंगे या तो हेटरोट्रॉफिक होंगे। ऑटोट्रॉफिक का मतलब बता दिया आपको, जो खुद का फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। हेटरोट्रॉफिक जो अपने फूड के लिए किसी और पर डिपेंड होते हैं। तो या तो ये ऑटोट्रॉफिक होंगे या तो ये हेटरोट्रॉफिक आएंगे। थर्ड जो चीज है वो है प्रोकैरियोटिक सेल्स विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनिजम्स। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स से बने हुए ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बताया था आपको दो टाइप के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। इस तरह के दो टाइप के सेल्स होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स सिंपल सेल होते हैं, यानी कि इनके जो ऑर्गेनल्स होते हैं ये इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते। ये वाला जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, इसे ट्रू सेल वाले भी कहा जाता है। तो ये मोनेरा से जो बिलोंग करते हैं जो ऑर्गेनिजम्स, ये प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए होते हैं। इनके पास कोई डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, कोई भी सेल ऑर्गेनल्स डिस्टिंक्ट अलग से नहीं होता है। ये इनकी कुछ खास बातें हैं इनके किंगडम की। देन आगे बढ़ते हुए जो सेकंड किंगडम है उसके बारे में बात करते हैं। सेकंड किंगडम है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के बारे में समझ लेते हैं। प्रोटिस्टा कहाँ मिलेंगे आपको? पॉन्ड वाटर में मिलेंगे। तो कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? वही चीज, 1 ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर आपको लेना है, एक ग्लास स्लाइड पे उस 1 ड्रॉप ऑफ वाटर को आपको छोड़ देना है, कवर स्लिप अप्लाई करनी है, उसको ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप के अंदर। आप क्या देखोगे? वहां पे आपको कुछ मोटाइल और माइक्रोब्स आपको दिखाई देंगे जिसका शेप इरेगुलर रहेगा। ये जो मोटाइल माइक्रोस्कोप को दिखाई दे रहे हैं जिनका शेप इरेगुलर है, इन्हें अमीबा कहा जाता है, जो आपको उस पॉन्ड वाटर में दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको ये डायग्राम भी दिखाई दे रही होगी। ये जो डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डायग्राम है अमीबा की। इस तरह के ऑर्गेनिज्म आपको वहां पे उस पॉन्ड वाटर से लिए गए सैंपल में दिखाई देंगे, ठीक है।
आगे बढ़ते हुए जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इस किंगडम प्रोटिस्टा के, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म विथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनक्लोज्ड इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन इनका जो न्यूक्लियस होता है बहुत ही अच्छे से बना हुआ होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये कवर्ड होता है इनका न्यूक्लियस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देन जो सेकंड इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लोकोमोशन, यानी कि ये किस तरह से मूवमेंट करते हैं। तो सुडोपोडिया होता है, यानी कि फॉल्स लेग्स इनके पास होते हैं, ये अपने ही बॉडी से अपने ही बॉडी से अलग अलग पोर्शन बाहर निकाल के आगे आगे बढ़ते हैं, तो उसको सुडोपोडिया कहा जाता है। हेयर लाइक सीलिया प्रेजेंट होता है। वाइप लाइक फ्लैजेला लोकोमोशन के लिए। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, ये हेयर लाइक सीलिया क्या होता है भाई, फ्लैजिला क्या होता है। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, यहीं पे आपको जो डायग्राम दिखाई दे रही है इसी में सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। तो सुडोपोडिया सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। ये जो अमीबा है, अमीबा को आप देख रहे होंगे, अमीबा की बॉडी पर कोई ऐसा लोकोमोशन का ऑर्गन दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, हाथ पैर तो है नहीं, सिर्फ आप ये कुछ ऐसी चीजें आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तो यही सीडोपोडिया कहा जाता है। अमीबा क्या करता है, अपनी बॉडी से अलग अलग ऐसे प्रोजेक्शंस बाहर निकालता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। जब ये आगे आ जाता है तो ये प्रोजेक्शन अपने बॉडी में वापस खींच लेता है, इस तरह से आगे बढ़ता रहता है। फॉल्स लेग ये डेवलप करता है अपनी बॉडी से, इन्हीं को सुडोपोडिया कहा जाता है। देन बात कर लेते हैं हेयर लाइक सीलिया क्या होता है। यहाँ पे आप ये देख रहे होगे पैरामेशन लिखा हुआ है, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये पैरामेशन की है। इसके बॉडी पर ऐसे थ्रेड लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, बारीक 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 बहुत से ऐसे बारीक बारीक ऐसे इसके बॉडी के हर तरफ प्रेजेंट होते हैं। इन्हें सीलिया कहा जाता है, इनकी मूवमेंट से ये आगे आगे बढ़ता रहता है। देन विप लाइक फ्लैजेला कहा गया है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे डायग्राम में यूग्लिना, इसके बॉडी पर ये पीछे जो देख रहे हैं आप टेल लाइक स्ट्रक्चर विप लाइक कहा जा रहा है। तो यही चीज है जिसे फ्लैजेला कहा जाता है। इसका यूज करके ये लोकोमोशन करता है, अपने फ्लैजेला को मूव करते हुए आगे आगे बढ़ता रहता है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड जो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफ होते हैं, मतलब सारे के सारे नहीं कहेंगे, इनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जैसे कि यूग्लिना, वॉलवैक्स और वॉलवैक्स भी कौन सा, जिसके पास क्लोरोप्लास्ट होगा। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो ऑटोट्रॉफिक रहेंगे, यानी कि खुद का फूड खुद प्रिपेयर करने वाले होंगे। देन फोर्थ जो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो फोर्थ इनकी जो फीचर्स होते हैं वो होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो हेट्रोट्रॉफ भी होते हैं, जो अपना फूड कहीं और से ऑब्टेन कर पाते हैं। तो उन्हें जैसे कि अमीबा और पैरामेशियन, ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड कहीं और से हासिल करते हैं। यहाँ पे सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स की डायग्राम आपको देखने मिलेंगी। ये वॉलवैक्स है, ये पैरामेशियम है, देन ये यूग्लिना है और ये अमीबा है। आपको अभी इनके बारे में एक्सप्लेन करके बताया है मैंने। देन आगे बढ़ते हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में समझ लेते हैं। जो थर्ड किंगडम होगा उसके बारे में बात करेंगे। किंगडम जो थर्ड है वो है फंगी। फंगी के बारे में समझ लेते हैं क्या होता है। अब इसे ऑब्जर्व कैसे करेंगे हम, बहुत ही सिंपल से एग्जांपल्स यहाँ पे आपके बुक में भी दिए हुए हैं, समझने के लिए बहुत आसान है, इसको आप परफॉर्म भी करके देख सकोगे। कैसे, बोला गया है कि आपको क्या लेना है कि एक मॉइस्ट पीस लेना है भाकरी का या फिर ब्रेड का। एक थोड़ा सा गीला सा ऐसे एक पीस लेना है भाकरी या फिर ब्रेड का, उसे आपको रख देना है एक कंटेनर में, उसको उसे टाइटली क्लोज करके 2 से 3 डेज तक उसको वैसे ही छोड़ देना है। 2 से 3 डेज के बाद आप देखोगे कि उसके ऊपर कॉटन लाइक स्टफ वहां पे ग्रो हो रहे हैं। फिर आपको क्या करना है, इसी कॉटन लाइक स्टफ को थोड़े से इसमें से इस माउंट किए गए कल्चर में से, यानी कि आपने जो ये ब्रेड रखा था 2-3 डेज तक, उसके ऊपर जो कॉटन लाइक स्टफ ग्रो हुआ है उसे निकालना है। निकाल कर बाद में उसे आपको एक स्लाइड पर रख देना है। स्लाइड पर रख के उसे आपको ऑब्जर्व करना है एक माइक्रोस्कोप के अंदर। तो वहां पे आपको कुछ अलग स्ट्रक्चर दिखाई देगा, वो होगा फंगी। स्ट्रक्चर कैसा रहेगा वो मैं बताऊंगा आगे। अब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं इस किंगडम के, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये नॉन ग्रीन होते हैं, यानी कि ग्रीन नहीं है। सो एक और चीज, कोई ऑर्गेनिज्म, कोई प्लांट, कोई चीज ग्रीन नहीं है, इसका मतलब वो ऑटोट्रॉफिक भी नहीं हो सकती, वो ऑटोट्रॉफ भी नहीं हो सकते, तो ग्रीन नहीं है। देन यूकैरियोटिक रहेंगे, इनका सेल यूकैरियोटिक है, सेल अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स सेल इनके पास रहेगा। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, मैंने बताया ग्रीन नहीं है मतलब वो ऑटोट्रॉफिक नहीं रहेंगे, हेट्रोट्रॉफिक या फिर सैप्रोफाइटिक हो सकते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि मोस्टली हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं फंगी के। ठीक है,
मोस्ट ऑफ देम सैप्रोफाइटिक, और बहुत सारे इनमें से सैप्रोफाइटिक भी रहते हैं जो मरे हुए एनिमल्स के ऊपर अपना न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। देन सेल वॉल जो होता है इनका टफ होता है, बना हुआ होता है कॉम्प्लेक्स शुगर से, जिसे कहा जाता है चिटिन। देन कुछ ऐसे फंगी है जो थ्रेड लाइक होते हैं और न्यूक्लियई इसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे कुछ इनके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। एग्जाम्पल्स कहा गया बेकर्स यीस्ट, एस्परगिलस, फंगस ऑन कॉर्न जिसे एस्परगिलस कहा जाता है, देन पेनिसिलिन और मशरूम, ये इनके एग्जाम्पल्स है फंगी के। दो मेनी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द विटाकर्स फाइव किंगडम सिस्टम इज वाइडली एक्सेप्टेड। देखो क्या बोला गया है कि विटाकर के क्लासिफिकेशन के सिस्टम के बाद और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन के सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, फिर भी विटाकर का फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन वाइडली एक्सेप्टेड है, बहुत ज्यादा इसे ही एक्सेप्टेड किया गया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ओके, सो बताया था मैंने आपको कि जब आप भाकरी से या फिर ब्रेड से उस कॉटन लाइक थ्रेड को निकालोगे, उसे ऑब्जर्व करोगे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो वो कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से आपको वहां पे दिखाई देगा। ये ऐसे कुछ फंगी आपको वहां पे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व होगा। ये फंगी है। मशरूम कुछ इस तरह से होते हैं, ये भी फंगी से ही बिलोंग करते हैं। और ये और कुछ फंगी के यहाँ पर पिक्चर्स दिए हुए हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हुए है, आगे बढ़ते हुए और पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स का कुछ यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है। अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द लार्जेस्ट इन नंबर, हेंस दे आर क्लासिफाइड एज फॉलो। देखो दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जी रहे हैं, मौजूद है, उनमें सबसे ज्यादा नंबर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का है। किसे कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जिन्हें हम हमारे आंखों से देख नहीं पाते, जो बहुत ही बारीक होते हैं, उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। तो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए नीचे दिया गया जो चार्ट है उसे फॉलो किया जाता है। जैसे कि बताया गया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए सबसे पहले तो उनके दो ग्रुप बनाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स या फिर यूकैरियोट्स के मुताबिक, यानी कि उनके सेल के स्ट्रक्चर के हिसाब से उन्हें डिवाइड किया जा रहा है। देन प्रोकैरियोट्स में कौन कौन आते हैं, तो प्रोकैरियोट्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है जो कि है बैक्टीरिया। इनका सेल का स्ट्रक्चर सिंपल होता है। देन यूकैरियोट्स की बात की जाए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो इसमें थ्री किंगडम्स दिए गए हैं। कौन से? प्रोटिस्टा, फंगी और अलगी, ये तीनों यूकैरियोटिक ग्रुप में आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। अब यहाँ पे और एक चीज दी गई, विथ रेफरेंस टू साइज ऑफ माइक्रोब्स रिमेंबर, अगर बात की जाए साइज की माइक्रोब्स के, तो हमेशा याद रखना कि 1 मीटर, 1 मीटर का मतलब क्या होगा, 10⁻⁶ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर को इस तरह से लिखा जाता है म्यू एम करके, ठीक है। तो 1 मीटर अगर कहा जाए तो कितना 1 मीटर में कितने ज्यादा कितना छोटा होगा, कितने हिस्से बनेंगे एक माइक्रोमीटर के, तो 10⁻⁶ माइक्रोमीटर कहा गया। देन 1 मीटर 10⁻⁹ नैनोमीटर, इस तरह से साइज को एक तरह से रेफर किया गया है याद रखने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जब अभी हम चार्ट देख रहे थे, तो यू प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले जो ऑर्गेनिजम्स है उसमें बैक्टीरिया का नंबर पहला था। उसके बारे में पढ़ लेते हैं। बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे तो बैक्टीरिया का जो साइज है 1 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर, ये इनका साइज रहेगा। ये ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर होंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स रहेंगे ये, यानी कि ये पैरासाइट की तरह काम करेंगे। समटाइम्स मेनी बैक्टीरिया टुगेदर फॉर्म्स कॉलोनीज, कभी कभी क्या होगा कि बहुत सारे बैक्टीरिया मिलकर एक कॉलोनी बना लेंगे, ये भी पॉसिबल है। देन प्रोकैरियोटिक सेल, अभी बताया है कि हमने अभी जो चार्ट देखा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन का, उसमें बताया गया था कि प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया आते हैं, तो इनका सेल होगा प्रोकैरियोटिक, बहुत ही सिंपल सेल रहेगा इनका विथ सेल वॉल। हाँ, और एक चीज बताई गई कि प्रोकैरियोटिक सेल है लेकिन सेल वॉल के साथ रहेगा। बट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, और एक चीज बताई गई
इनके पास सेल वॉल तो रहेगा, सेल प्रोकैरियोटिक है, सेल वॉल भी है, लेकिन इनके पास कोई डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं रहेगा, ना ही कोई इनके पास सेल ऑर्गेनल्स रहेंगे, ठीक है। रिप्रोड्यूस बाय सिंपल बाइनरी डिफ्यूजन, इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सिंपल बाइनरी डिफ्यूजन, ये अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड करके अलग अलग ऑर्गेनिजम्स बना लेंगे, सिंपल बाइनरी फ्यूजन से, सिंपल बाइनरी फ्यूजन से इनका रिप्रोडक्शन होगा। देन in favorable condition bacteria grow vigorously and can double their number in 20 minutes। बताया गया कि अगर इनको कंडीशंस फेवरेबल मिल जाए, अच्छे हालात मिल जाए, तो अच्छे हालात में बैक्टीरियाज बहुत ही ज्यादा अमाउंट में ग्रो करेंगे और करीब करीब 20 मिनट्स में ही इनके नंबर्स जो है वो डबल हो जाएंगे। इस तरह से ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अगर इनको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाए तो। आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं प्रोटोजोआ के बारे में। तो प्रोटोजोआ देखा हमने, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इधर एक अलग ग्रुप बना हुआ था यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में, तो प्रोटोजोआ यूकैरियोट्स में आएंगे। इनके साइज के बारे में बात कर लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 200 माइक्रोमीटर इनका साइज रहेगा। देन फाउंड इन सॉइल, फ्रेश वाटर, सी वाटर, कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो ये आपको मिलेंगे सॉइल में, फ्रेश वाटर में, सी वाटर में, ये प्रोटोजोआ आपको वहां पर इन जगहों पर मिल जाएंगे। सम आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स एंड आर पैथोजेनिक, कुछ तो ऐसे है जो किसी और ऑर्गेनिज्म के बॉडी में मिलेंगे और पैथोजेनिक है, यानी कि डिसीज कॉज कर सकते हैं, बीमारियां पैदा कर सकते हैं, ऐसे भी कुछ प्रोटोजोआस है, ठीक है। अब यहाँ पे और एक बात, ये ऑर्गेनिज्म होते हैं यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक सेल इनका होता है, एक सेल से बने होते हैं लेकिन इनका सेल यूकैरियोटिक होता है, कॉम्प्लेक्स सेल होता है। ग्रेट वेरिएशन इन सेल स्ट्रक्चर, ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इन प्रोटोजोआ में, इनके सेल के स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा वेरिएशंस आपको दिखाई देंगे, बहुत अलग अलग टाइप के इनके सेल के अंदर आपको डिफरेंसेस दिखाई देंगे। ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन में इनके पास है, लोकोमोशन करने के लिए, मूव होने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए इनके पास लोकोमोशन के ऑर्गन्स भी है, वो भी प्रोटोजोआ जितने भी प्रोटोजोआस होंगे, जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, इस पिक्चर में बताया गया पैरामीशिया, पैरामीशियम, एंट अमीबा और प्लाज्मोडियम, ये यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स प्रोटोजोआ के दिए गए। प्रोटोजोआ को एक सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे कि पैरामीशियम, एंट अमीबा और प्लाज्मोडियम, ये सारे ही प्रोटोजोआ में आएंगे। तो इनके अंदर वेरिएशन देखा जाता है, लोकोमोशन में भी इनके पास अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पैरामीशियम के पास हमने देखा था सीलिया होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एंट अमीबा इसके पास भी सुडोपोडिया टाइप लोकोमोशन का ऑर्गन होता है। देन प्लाज्मोडियम, ये इनके सबके पास अलग अलग लोकोमोशन के क्या कहेंगे कि ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी सबका अलग अलग हो सकता है। देन बात करते हैं दीज ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय सिंपल सेल डिवीजन, ये ऑर्गेनिज्म सिंपल सेल डिवीजन से रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने सेल को डिवाइड करके ये अपने जैसा एक और नया इंडिविजुअल पैदा कर लेते हैं। देन एग्जाम्पल के तौर पे कौन से इनके अंदर प्रोटोजोआ में ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, तो अमीबा, पैरामीशियम, जो कि डर्टी वाटर में रहते हैं, ये सारे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको दिए गए। और तो और एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये भी एक एग्जांपल है जो कि अमीबियासिस कॉज करता है। देन प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो कि मलेरिया कॉज करता है। देन यूग्लेना जो कि ऑटोट्रॉफिक है, खुद का फूड खुद प्रिपेयर करता है, ये किसी को चोट नहीं पहुंचाता, किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। अब यहाँ पे हमने बताया था कि पैथोजेनिक होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स, तो डिसीजेस कॉज करेंगे, जैसे कि एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका ये कॉज करता है अमीबियासिस, और प्लाज्मोडियम वाइवैक्स ये कॉज करता है मलेरिया को, ठीक है। आगे बढ़ते हुए अब पढ़ने वाले हम फंगी के बारे में। फंगी का जो साइज होता है अप्रोक्सीमेटली 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर इनका साइज होता है, ठीक है। साइज के बारे में बात कर लेंगे तो ये साइज इनका होगा। कहाँ मिलेंगे आपको फंगी, तो ये फाउंड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड डेड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, सड़ते हुए ऑर्गेनिक मैटर पे आपको ये दिखाई देगा, और मरे हुए एनिमल्स और मरे हुए प्लांट्स के बॉडी पे ये दिखाई देगा। तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाया जाएगा, सैप्रोफाइटिक। बताया था कि जो एनिमल्स अपना फूड किसी एक मरे हुए ऑर्गेनिजम्स पे हासिल करते हैं, मरे हुए ऑर्गेनिजम्स को सड़ाकर, गलाकर, डिकम्पोज करके वहां से अपना न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, उन्हें सैप्रोफाइट कहा जाता है। तो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोफाइटिक होगा। देन ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूकैरियोटिक, इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर रहेंगे
और कुछ तो ऐसे रहेंगे जिसको आप आपके आंखों से देख सकोगे, नेक्ड आइस, यानी कि आपके इन्हीं आंखों से, खुली आंखों से आप कुछ ऐसे फंगी भी है जिन्हें आप देख सकोगे। तो कुछ यूनिसेलुलर है और कुछ ऐसे भी है जो आपके आंखों के लिए विजिबल होंगे। देन इनका जो रिप्रोडक्शन होता है ये सेक्सुअली या फिर असेक्सुअली हो सकता है। असेक्सुअली अगर बात की जाए तो बाय सेल डिवीजन होगा। सेक्सुअल यानी कि जिसमें के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहेंगे, जिसमें के मेल प्लस फीमेल दोनों ही गैमेट्स मिलते हैं और एक नया इंडिविजुअल क्रिएट करते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। असेक्सुअल यानी कि जहां पर मेल गैमेट की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ये एक नया इंडिविजुअल बना लेते हैं। तो इस तरह से भी इनमें रिप्रोडक्शन होता है, फंगी में दोनों टाइप से होता है। एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो बेकर्स यीस्ट, कैंडिडा और मशरूम, ये 3 एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे वायरसेस के बारे में। सो वायरसेस सभी ने सुना होगा, वायरस नाम सबके लिए फेमिलियर होगा। अभी 2020 में एक कोरोना वायरस आया था, तो कोरोना वायरस सुना होगा सबने, वायरस किसे कहते हैं। तो ये एक डिसीज कॉज करता है, बीमारी पैदा करता है। कुछ कुछ वायरसेस तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते हैं, ठीक है। वायरसेस की एक और बात बताई जाए तो वायरसेस सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनका साइज अप्रोक्सीमेटली 10 नैनोमीटर होता है। नैनोमीटर, माइक्रो भी नहीं, माइक्रो से छोटा होता है नैनोमीटर, ठीक है। 10 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर इनका साइज हो सकता है। जनरली वायरसेस आर नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म और दे आर सेड टू बी ऑर्गेनिजम्स एट द एज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। देखो क्या कहा जा रहा है कि आमतौर पे वायरसेस को लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है कि ये वायरसेस कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो जिंदा और मुर्दा दोनों के बीच खड़े हुए हैं, ना ये जिंदा है ना ये मुर्दा। दे आर स्टैंडिंग एट द एज ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग, इस तरह से इन्हें कहा जाता है। दे आर स्टडीड अंडर माइक्रोबायोलॉजी, इन्हें माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी किया जाता है, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी किसे कहेंगे, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की जाती है। तो इन वायरसेस को भी उसी में स्टडी किया जाता है, माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी किया जाता है। देन वायरसेस आर एक्सट्रीमली माइन्यूट। देखिए वायरसेस सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बताया था मैंने कि सबसे छोटे, जिनका साइज सबसे ज्यादा छोटा है वो है वायरसेस, ठीक है। दे आर 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया के कंपेयर में देखा जाए तो बैक्टीरिया के कंपेयर में ये बैक्टीरिया से भी 10 गुना या 100 गुना छोटे हो गए। अब देखिए, अगर बैक्टीरिया का साइज, एक यहाँ पे हम डायग्राम ड्रॉ करके समझ लेंगे, अगर बैक्टीरिया का साइज, अब ये वायरसेस है तो इनके कंपैरिजन में 10 गुना कोई एक बैक्टीरिया बड़ा होगा। तो अब ये एक बैक्टीरिया इतना बड़ा होगा तो इसके कंपैरिजन में ये वायरस होगा। ये छोटा सा दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, ये वाला इतना छोटा होता है वायरस एक बैक्टीरिया के कंपैरिजन में, ठीक है। देन दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स। वायरसेस हमें इंडिपेंडेंट पार्टिकल के फॉर्म में दिखाई देते हैं। ये ऐसे ही हवा में इधर उधर घूमते रहते हैं। अब ये घूमते रहते तो क्या है, जिंदा है या फिर ये नॉन लिविंग है, लिविंग है नॉन लिविंग है पता नहीं, इन्हें बीच में रखा गया है, ये ना नॉन लिविंग है ना लिविंग है। तो ये फिर किस तरह से किसी एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैक कर पाते हैं। सवाल तो पैदा होता है ना कि जब कोई वायरस किसी ह्यूमन बीइंग पे, कोरोना वायरस किसी पर अटैक कर रहा था तो वो मर जा रहा था, तो अगर ये जिंदा ही नहीं है तो किसी पर अटैक कैसे कर सक रहा है, उसके बॉडी पर वो असर कैसे कर पा रहा है, ये भी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले तो थोड़ा सा इसी बारे में समझ लेते हैं, इस पे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स के तौर पर ये ऐसे ही उड़ते रहते हैं इधर उधर। वायरसेस आर लॉन्ग मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए। ये वायरसेस या तो डीएनए से बने हुए लॉन्ग मॉलिक्यूल्स होते हैं। डीएनए का मतलब क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसे कहा जाता है, या फिर ये बने हुए थे आरएनए से, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये डीएनए आरएनए से बने होते हैं, साथ ही साथ ये कवर्ड होते हैं प्रोटीन कोट से। एग्जाम्पल के तौर पे एक हम यहाँ पे वायरस बना के देख लेते हैं। इस तरह का कुछ एक वायरस रहता है स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अंदर इस तरह से यहाँ पर आरएनए मौजूद होता है, ठीक है, ये आरएनए होगा, ये आरएनए मौजूद होता है। प्रोटीन कोट ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ट्रायंगल शेप में, ये जो भी है शेप, इस शेप में जो आपको दिखाई दे रहा है ये है इसका प्रोटीन कोट। इस प्रोटीन कोट में ये आरएनए सेफ रहता है।
अब ये जो मैंने यहाँ पे वायरस ड्रॉ किया है, ये बैक्टीरियोफेज वायरस होता है। इस तरह से अलग अलग वायरस का शेप साइज अलग अलग होता है। यहाँ पे पर्टिकुलर जो मैंने डायग्राम ड्रॉ की है ये बैक्टीरियोफेज की है। देन बात कर लेते हैं, वायरसेस सर्वाइव ओनली इन लिविंग प्लांट्स और एनिमल सेल्स। अब वायरसेस जिंदा कब होते हैं, कब हम कहेंगे कि कोई वायरस जिंदा है, जब ये वायरस किसी एक प्लांट के बॉडी में होगा या फिर किसी एक एनिमल के बॉडी में होगा, तभी वो जिंदा रहेगा, तभी वो सर्वाइव कर पाएगा। वरना अगर वो बॉडी से बाहर है तो वो नॉन लिविंग है। एंड प्रोड्यूस देयर ओन ओन प्रोटीन विथ हेल्प ऑफ होस्ट सेल। खुद का प्रोटीन वो होस्ट सेल से बनाते हैं, ठीक है। होस्ट सेल से ही वो अपने जैसा ही एक और इंडिविजुअल बनाते हैं। एंड क्रिएट देयर न्यूमरस रेप्लिका, अपने जैसे ही बहुत सारे अलग अलग डुप्लीकेट्स वो बना लेते हैं। देन दे डिस्ट्रॉय द होस्ट सेल एंड बिकेम फ्री। उसके बाद वो होस्ट सेल को तबाह कर देते हैं और फ्री हो जाते हैं। फिर बाद में वो आगे बढ़ते हैं और इसी तरह से अगेन एंड अगेन बार बार वो इन्फेक्ट करते रहते हैं नए नए सेल्स को। सेल्स में सेल्स कॉज सॉरी वायरसेस कॉज मेनी डिसीजेस टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। बहुत सारे डिसीजेस कॉज होते हैं वायरसेस की वजह से। प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग वायरस होते हैं जो अलग अलग डिसीजेस कॉज करते हैं। एक बार जो लाइफ साइकिल होती है वायरसेस की वो भी हम समझ लेते हैं यहाँ पे डायग्राम के थ्रू। देखिए, अब यहाँ पे आपके पास एक सेल है, ठीक है। ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रही है ये हम समझेंगे कि एक सेल है। यहाँ क्या होगा कि यहाँ पर एक ऐसा वायरस उड़ता हुआ आएगा, आकर सेल पर बैठ जाएगा। सेल पर बैठ गया तो यहाँ पे उसके बॉडी में इस प्रोटीन कोट में उसका आरएनए होगा या फिर डीएनए जो भी है वहां पर प्रेजेंट रहेगा। वो अपना डीएनए एंटर करा देगा इस सेल के अंदर। सेल के अंदर डीएनए आ गया, उसके बाद ये अपने बहुत सारे डुप्लीकेट्स बनाना शुरू कर देगा उस होस्ट सेल के अंदर, ठीक है। रिप्लीकेशन यहाँ पे चालू हो जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, जब यहाँ पे ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाएंगे वायरसेस उस सेल के अंदर रहने के बाद, तो ये इस सेल को फोड़ कर अपने डुप्लीकेट्स जो रहेंगे, जो वायरसेस होंगे इस सेल में बने होंगे, वो बाहर आ जाएंगे। इस तरह से ये वायरस वर्क करता है। आगे बढ़ते हुए वायरसेस के बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि क्या आपको पता है कि इंसानों में पोलियो वायरस भी होता है जो पोलियो कॉज करता है। इसीलिए बच्चों को, छोटी 5 साल की उम्र तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप दी जाती है इस वायरस से बचाने के लिए। देन इन्फ्लुएंजा वायरस भी इंसानों पर असर करता है। HIV वायरस एड्स कॉज करता है, ठीक है। एड्स वायरस भी होता है। अब कैटल्स में बात की जाए, जानवरों में, तो पिकोरना वायरस उनमें पाया जाता है। प्लांट्स में टोमेटो विल्ट वायरस आपको मिलेगा। टोबैको मोजैक वायरस आपको वहां मिलेगा। बैक्टीरियाज में बैक्टीरियोफेज वायरस मिलेगा जो वायरस बैक्टीरियाज पे अटैक करता है। तो ये सारी चीजें थी आज के हमारे क्लास 8 के साइंस के चैप्टर नंबर 1 में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो उसे भी कमेंट करें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं और वीडियोस बनाऊं तो अपने अपने टॉपिक्स जो भी है जिस पे आपको डाउट है उन्हें कमेंट में आप लिख दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि उन पर वीडियो बना के आपको उन टॉपिक के बारे में एकदम सिंपल तरीके से आपको उसे समझा सकूं। थैंक यू।